सुप्रभात बच्चों। रिमझिम इस हिंदी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आज हम पाठ 18 जिसका शीर्षक है चुनौती हिमालय की, इस विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ के लेखक है सुरेखा पणंदीकर। जोजिला पास से आगे चलकर जवाहरलाल मातायन पहुंचे तो वहां के नवयुवक कुली ने बताया, शाम सामने उस बर्फ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है, लेकिन शाम रास्ता बहुत टेढ़ा है। किशन ने कुली की बात काटी, बहुत चढ़ाई है और शाम दूर भी है। कितनी दूर? जवाहरलाल ने पूछा। 8 मील शाम, कुली ने जल्दी से उत्तर दिया। बस तब तो जरूर चलेंगे। जवाहरलाल ने अपने चचेरे भाई की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि डाली, मतलब उन्हें थोड़ा प्रश्न गिरा। दोनों कश्मीर घूमने निकले थे और जोजिला पास से होकर लद्दाखी इलाके की ओर चले आए थे। अब अमरनाथ जाने में क्या आपत्ति हो सकती थी? फिर जवाहरलाल रास्ते की मुश्किलों के बारे में सुनकर सफर के लिए और भी उत्सुक हो गए। कौन कौन चलेगा हमारे साथ? जवाहरलाल ने जानना चाहा। तुरंत किशन बोला, शाब मैं चलूंगा। भेड़े चराने मेरी बेटी चली जाएगी। अगले दिन सुबह तड़के तैयार होकर जवाहरलाल बाहर आ गए। आकाश में रात्रि की कालिमा पर प्रातः की लालिमा फैलती जा रही थी। तिब्बती पठार का दृश्य निराला था। दूर दूर तक वनस्पति रहित उजाड़ चट्टानी इलाका दिखाई दे रहा था। उदास फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ सुबह की पहली किरणों का स्पर्श पाकर ताज की भांति चमक उठे। दूर से छोटे छोटे ग्लेशियर ऐसे लगते मानो स्वागत करने के लिए पास सरकते आ रहे हो। सर्द हवा के झोंके हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रहे थे। इस पाठ की जो लेखिका है सुरेखा पणंदीकर, इस पाठ के माध्यम से हमें यह बताना चाहती है कि एक बार जवाहरलाल नेहरू जो थे अपने चचेरे भाई के साथ कश्मीर घूमने निकले थे। जोजिला के पास से होकर लद्दाखी इलाके की ओर वे चले जा रहे थे। उन्हें जो थी वो अमरनाथ की यात्रा करना था। अब ये जो किशन था ये एक गडेरिया था। किशन गडेरिया ने उन्हें रास्ते की मुश्किलों के बारे में बताया, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। किशन गडेरिया बार बार बताता था कि रास्ता बहुत टेढ़ा है, इस पर बहुत चढ़ाई है, पर फिर भी इन लोगों का उस किशन के बातों पर कोई भी असर नहीं हुआ। मुश्किलों के बारे में सुनकर सफर के लिए वे और भी उत्सुक हो गए। जैसे जैसे किशन उन्हें बता रहा था कि सफर बहुत कठिनाई का है, यहाँ पर बहुत चढ़ाई है, पर फिर भी इन लोगों को वह सफर करने के लिए बहुत उत्सुकता थी। उनके साथ कुली तो था ही। कुली मतलब जो सामान लेकर चलता है। किशन और उसकी बेटी भी उनके साथ जाने को तैयार हो गई। अब इन लोगों को वहां पर घूमने के लिए कश्मीर में जाना था। तब जवाहरलाल ने पूछा कि हमारे साथ कौन कौन चलेगा। तब किशन तुरंत कहा कि हाँ साहब मैं भी चलूँगा। और इस तरीके से सुबह हो गई और ये सभी लोग अपने अपने रास्ते निकल गए। उदास फीके बर्फ से ढकी जो चट्टानें थी वह सुबह की किरणों से बहुत चमक रही थी और छोटे छोटे जो ग्लेशियर थे वो ऐसे लग रहे थे मानो स्वागत के लिए, मतलब कि बहुत ही वहां का जो वातावरण था वह सुनहरे पलों से चमक रहा था। जवाहर ने हथेलियां आपस में रगड़कर गरम की और कमर में रस्सी लपेटकर चलने को तैयार हो गए। हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। जवाहर इस चुनौती को कैसे न स्वीकार करते। भाई किशन और कुली सभी को रस्सी के साथ जुड़े थे। किशन गडेरिया अब गाइड बन गया था। अब ये जो किशन गडेरिया था इसे उस बारे में सारी खबर थी। अगले दिन सुबह सुबह जवाहरलाल नेहरू तैयार होकर बाहर निकल गए। तिब्बती पठार का दृश्य बहुत ही निराला था। हर जगह सुनहरी हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला उन्हें चुनौती दे रही थी, मतलब उन्हें ऐसा कह रहे थे कि हमसे मिलने के लिए आओ। और इस चुनौती को जवाहरलाल ने तुरंत ही स्वीकार कर लिया, क्योंकि वहां का जो दृश्य था वो बहुत ही निराला था। दूर दूर तक वनस्पति जो थी वह उजाड़ चट्टानी का इलाका दिखाई दे रहा था और सर्द हवा के झोंके जो थे हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रहे थे। जवाहरलाल जी ने अपनी हथेलियां जो थी आपस में रगड़कर गर्म की और कमर में रस्सी लपेटकर वे चलने को तैयार हो गए। हिमालय की ये दुर्गम पर्वतमाला एक बड़ी चुनौती थी और इस चुनौती को जवाहरलाल ने हर्ष सहित मतलब खुशी खुशी स्वीकार किया।
अब यह जो किशन गडेरिया था, इसे यहाँ का सब पता था, इसीलिए वह इनका गाइड बन गया था। बस 8 मील ही तो पार करने हैं, जोश में आकर जवाहरलाल चढ़ाई चढ़ने लगे। यूं 8 मील की दूरी कोई बहुत नहीं होती, लेकिन इन पहाड़ी रास्तों पर 8 कदम चलना दूभर हो गया। एक एक डग भरने में कठिनाई हो रही थी। रास्ता बहुत ही वीरान था। पेड़ पौधों की हरियाली के अभाव में एक अजीब खालीपन सा महसूस हो रहा था। कहीं एक फूल दिख जाता तो आंखों को ठंडक मिल जाती। दिख रही थी सिर्फ पथरीली चट्टानें और सफेद बर्फ। फिर भी इस गहरे सन्नाटे में बहुत सुकून था। एक ओर सू सू करती बर्फीली हवा बदन को काटती तो दूसरी ओर ताजगी की स्फूर्ति भी देती। अब जवाहरलाल नेहरू 8 मील की चढ़ाई चढ़ना शुरू कर रहे थे। वे चढ़ाई चढ़ने के लिए तैयार हो गए। 8 मील की दूरी कोई बहुत नहीं होती, लेकिन इन पहाड़ी रास्तों पर 8 कदम चलना मुश्किल लगने लगा, क्योंकि रास्ता जो था वो पहाड़ी था। अब बच्चों, आपको भी पता है, जब हम पहाड़ चढ़ते हैं तो हमें वह चढ़ाई बड़ी मुश्किल लगती है, और अगर हम समतल रास्ते से 8 मीटर की दूरी चढ़ते हैं तो हमें वह बड़ी आसान दूरी लगती है। पर पहाड़ जो है वह चढ़ना हमारे लिए इतना आसान नहीं होता। रास्ता सुनसान था। अब जब वे चढ़ाई कर रहे थे तब उन्हें आजू बाजू का रास्ता जो था वह सुनसान नजर आ रहा था। चारों तरफ उन्हें पथरीली चट्टानें और सफेद बर्फ ही दिखाई दे रहे थे। वे सोचने लगे कि अगर मुझे कहीं फूल दिख जाता तो मेरे आंखों को ठंडक मिल जाती, क्योंकि बच्चों फूल देखकर हमें बड़ी खुशी मिलती है। पर वहां तो फूल भी नहीं थे, सिर्फ पथरीली चट्टानें और सफेद बर्फ। पर उसी गहरे सन्नाटे में हमें बड़ा सुकून लग रहा था, ऐसा वहां लेखिका कहती है। और सू सू करती यह जो बर्फीली हवा थी, यह बदन को काटती और ताजगी और स्फूर्ति भी देती। बच्चों देखो, जब हम सुबह का समय होता है और जब हम सुबह सुबह उठते हैं तब हमें ठंडी हवा हमारे शरीर को महसूस होती है, तब हमारे शरीर को एक ताजगी और स्फूर्ति प्रदान करती है। जवाहरलाल बढ़ते जा रहे थे। जो जो ऊपर चढ़ते गए त्यों त्यों सांस लेने में दिक्कत होने लगी। एक कूली की नाक से खून बहने लगा। जल्दी से जवाहरलाल ने उसका उपचार किया। खुद उन्हें भी कनपटी की नसों में तनाव महसूस हो रहा था। लगता था जैसे दिमाग में खून चढ़ गया हो। फिर भी जवाहरलाल ने आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदला। थोड़ी देर में बर्फ पड़ने लगी। फिसलन बढ़ गई। चलना भी कठिन हो गया। एक तरफ थकान, ऊपर से सीधी चढ़ाई। तभी सामने एक बर्फीला मैदान नजर आया। चारों ओर हिम शिखरों से घिरा वह मैदान देवताओं के मुकुट के समान लग रहा था। प्रकृति की कैसी मनोहर छटा थी, आंखों और मन को तरोताजा कर गई। बस एक झलक दिखाकर बर्फ के धुंधलके में ओझल हो गई। दिन के 12 बजने वाले थे। सुबह 4 बजे से वे लोग लगातार चढ़ाई कर रहे थे। शायद 16,000 फीट की ऊंचाई पर होंगे इस वक्त। अब यहाँ पर लेखिका कहते हैं कि जवाहरलाल बढ़ते ही जा रहे थे। वे जैसे जैसे ऊपर पहाड़ी चढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे उनकी सांस जो थी वो फूलने लगी थी। बच्चों, हमारे साथ भी ऐसा होता है ना। जब हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो जितनी ऊंचाई पर हम चढ़ते जाते हैं उतनी हमारी सांस फूलने लगती है। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ जवाहरलाल के साथ हुआ था। जैसे जैसे वे चढ़ाई चढ़ते गए वैसे वैसे उन्हें सांस उनकी फूलते जा रही थी, मतलब उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। और दूसरी ओर जो कूली था वह भी उनके साथ चढ़ाई चढ़ रहा था, तो कूली के नाक से भी खून बहने लगा। और जैसे ही जवाहरलाल को पता चला कि इस कूली के नाक से खून बह रहा है, वैसे ही जवाहरलाल ने उस पर उपचार किया, मतलब उसे दवाई दी। थोड़ी देर में बर्फ गिरने लगी और फिसलन बढ़ गई। अब ये जो था ये बर्फीला प्रदेश था। इस बर्फीले प्रदेश में बर्फ पड़ने लगी। और देखो बच्चों, जब बर्फ पड़ती है, आप अगर कश्मीर गए होंगे तो आपको पता होगा, इस बर्फीले प्रदेश में चढ़ना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। हम जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं वैसे वैसे हम फिसलते जाते हैं। तो इसी तरीके से उस प्रदेश में बर्फ पड़ने लगी, जिसके कारण फिसलन बढ़ गई थी। चलना दूभर होने लगा था, मतलब इन लोगों से चलना भी नहीं हो रहा था।
दिमाग में खून चढ़ गया हो। अब इसका क्या मतलब है, उनका बहुत बुरा हाल हो गया था, इतना बुरा हाल हो गया था कि उन्हें अब आगे चढ़ने की हिम्मत भी नहीं थी। फिर भी जवाहरलाल जो थे वे आगे बढ़ने का इरादा वे नहीं बदल सके, वे आगे बढ़ते ही गए। तभी सामने थोड़ी देर में बर्फ पड़ने लगी और धीरे धीरे वे लोगों का चढ़ना मुश्किल होते गया। तभी उन्होंने देखा कि बर्फीला मैदान उन्हें नजर आया। अब आगे तो बर्फ ही बर्फ है। जब वे चढ़ते गए तब उन्हें एक बर्फीला मैदान नजर आया और चारों तरफ हिम शिखरों से घिरा हुआ मैदान जो था, वहां पर देवताओं के मुकुट के सामान लग रहा था। सुबह 4 बजे से चढ़ाई करते करते दिन के 12 बजे तक लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर आ गए थे। अब इन लोगों ने सुबह 4 बजे से चढ़ाई शुरू कर दी थी, तो ये लोग कब तक चढ़ाई करने लगे? दिन के 12 बजे तक ये लगातार चढ़ाई करते गए, मतलब चढ़ते गए। तो करीबन इतने समय में इन्होंने 16,000 फीट की चढ़ाई पार कर चुके थे। अमरनाथ से भी ऊपर, पर अमरनाथ की गुफा का दूर दूर तक पता नहीं था। इस पर भी जवाहरलाल की चाल में न ढीलापन था, न बदन में सुस्ती। हिमालय ने चुनौती जो दी थी, निर्गम पथ पार करने का उत्साह उन्हें आगे खींच रहा था। अब जैसे जैसे वे ऊंचाई पार कर रहे थे, पर उन्हें अमरनाथ की जो गुफा थी वो उन्हें दिख भी नहीं रही थी। पर जवाहरलाल ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। उनकी जो चाल थी, उनके चाल में ना ढीलापन था, न बदन में सुस्ती, मतलब कि उन्हें अमरनाथ यहाँ जाना ही था और वह गुफा जो था वो देखना ही थी। हिमालय ने उन्हें चुनौती जो दी थी और जवाहरलाल ने वह चुनौती बड़े अच्छे से स्वीकार कर ली थी। शाब लौट चलिए, वापस कैंप में पहुंचते पहुंचते दिन ढल जाएगा, एक कुली ने कहा। तभी कुली अचानक जवाहर से कहता है कि शाब लौट चलिए, वापस कैंप में पहुंचते पहुंचते हमारा दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी तो अमरनाथ पहुंचे नहीं, जवाहरलाल को लौटने का विचार पसंद नहीं आया। अब जवाहरलाल जो थे उन्हें अमरनाथ पहुंचना था, पर उन्होंने उस कुली से कहा कि अभी तो हम अमरनाथ पहुंचे ही नहीं, तो फिर लौटने का विचार उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वह तो दूर बर्फ के उस मैदान के पार है। किशन बीच में बोल पड़ा। तभी किशन अचानक बोल पड़ा कि शाब, वह तो बर्फ के उस मैदान के पार है जो कि बहुत दूर है। चलो चलो, चढ़ाई तो पार कर ली, अब आधे मील का मैदान ही तो बाकी है, कहकर जवाहरलाल के थके हुए कुलियों को उत्साहित किया। अब यहाँ पर जवाहरलाल को पता चला कि ये जो कुली है ये बहुत थक चुके हैं। इनकी इच्छा बिल्कुल भी उस अमरनाथ की गुफा तक जाने की नहीं है। पर तुरंत जवाहरलाल ने उन सभी को उत्साहित आवाज में कहा कि चलो चलो, हमें चढ़ाई करना है, अभी आधे मील का ही तो मैदान है, अभी पार हो जाएगा। ऐसे करके जवाहरलाल ने उन कुलियों को भी उत्साहित किया। सामने सपाट बर्फ का मैदान दिखाई दे रहा था। उसके पार दूसरी ओर से नीचे उतरकर गुफा तक पहुंचा जा सकता था। जवाहरलाल फुर्ती से बढ़ते जा रहे थे। दूर से मैदान जितना सपाट दिख रहा था, असलियत में उतना ही उबड़ खाबड़ था। ताजी बर्फ से ऊंची नीची चट्टानों को एक पतली चादर से ढककर एक समान कर दिया था। गहरी खाइयां थी, गड्ढे बर्फ से ढके हुए थे और गजब की फिसलन थी। कभी पैर फिसलता और कभी बर्फ के पैर अंदर धंसता जाता। बहुत नाप कर कदम रखने पड़ रहे थे। ये तो चढ़ाई से भी मुश्किल था, पर जवाहरलाल को मजा आ रहा था। तभी जवाहरलाल ने देखा सामने एक गहरी खाई मुंह फाड़े निगलने के लिए तैयार थी। अचानक उनका पैर फिसला, वे लड़खड़ाए और इससे पहले कि संभल पाए वे खाई में गिर पड़े। अब यहाँ पर जवाहरलाल को जैसे ही कुली ने कहा कि यहाँ से अमरनाथ बहुत दूर है, हम यहीं से वापस चलते हैं, तभी जवाहरलाल ने कुलियों को उत्साहित करते हुए कहा कि चलो चलो, अभी आधे मील की ही तो दूरी है, अभी मैदान आ जाएगा। और जैसे ही वे चलने लगे, सामने सपाट बर्फ का मैदान उन्हें दिखाई दिया। अब यहाँ पर जैसे ही वह दिखाई दिया, वैसे ही जवाहरलाल और उनमें उत्स्फूर्ति आने लगी। वे फुर्ती से और बढ़ते जा रहे थे। जैसे जैसे उन्हें मैदान सपाट दिख रहा था, वैसे वैसे उनकी फुर्ती बढ़ते जा रही थी।
अगर देखा जाए तो वह रास्ता इतना सपाट नहीं था, बहुत ही उबड़ खाबड़ था। उन रास्तों पर बर्फ की ऊंची नीची चट्टानों को एक पतली चादर से उन्होंने ढक कर समान रूप दिया था, और वहां पर खाइयां जो थी वे बड़ी ही गहरी थी और बर्फ से वह गड्ढे ढके हुए थे। वहां पर इतनी फिसलन थी कि कभी भी किसी का भी पैर फिसलकर वह उस खाई में गिर सकता था। बड़े ध्यान से और बड़े सोच समझकर वहां पर कदम रखना पड़ता था। चढ़ाई से भी मुश्किल यह आधे मील का जो मैदान था, यह नापना बड़ा मुश्किल था। पर उस रास्ते से चलते समय जवाहरलाल को बहुत मजा आ रहा था। पर तभी अचानक जवाहरलाल ने देखा कि एक बहुत भयानक खाई थी। वह इतनी भयानक थी कि कभी भी पैर फिसलकर उस खाई में वह गिर सकते थे। और देखते ही देखते अचानक जवाहरलाल का पैर फिसल गया। वे लड़खड़ाए और इससे पहले कि वह संभल पाते वे खाई में गिर पड़े। शाब गिर गए, किशन चीखा। जवाहर भाई की पुकार वादियों की शांति भंग कर गई। वे खाई की ओर तेजी से बढ़े। जैसे ही जवाहरलाल खाई में गिर गए, किशन जोर से चीखा, शाब गिर गए। और किशन की आवाज जवाहर के भाई ने सुनी। जवाहर के भाई ने जोर से चिल्लाया, जवाहर ऐसी आवाज पुकारी। रस्सी से बंधे जवाहरलाल हवा में लटक रहे थे। उफ, कैसा झटका लगा। दोनों तरफ चट्टाने ही चट्टाने, नीचे गहरी खाई। जवाहरलाल कस कर रस्सी पकड़े थे, वही उनका एकमात्र सहारा था। अब इन पंक्तियों से बच्चों हमें क्या समझ में आता है कि जब हम चढ़ाई चढ़ते हैं तो चढ़ाई पर चढ़ते समय हमारे कमर को रस्सी से बांध दिया जाता है, ताकि हम अगर खाई में गिरते भी हैं तो रस्सी के सहारे हम बच सकते। तो यहाँ पर ऐसी ही कुछ स्थिति जवाहर के साथ हुई थी। जब जवाहर उस खाई में गिरे तो वे हवा में लटक रहे थे। दोनों तरफ उन्हें चट्टाने ही चट्टाने नजर आ रही थी और नीचे खाई। जवाहरलाल ने जोर से कसकर उस रस्सी को पकड़ा था, क्योंकि रस्सी ही उन्हें बचाने का एकमात्र सहारा था। जवाहर ऊपर से भाई की पुकार सुनाई दी। मुंह ऊपर उठाया तो भाई और किशन के धुंधले चेहरे खाई में झांकते हुए दिखाई दिए। हम खींच रहे हैं, रस्सी कस के पकड़े रहना, भाई ने हिदायत दी। जैसे ही जवाहर को ऊपर से आवाज आई भाई कहकर, वैसे ही जवाहर ने ऊपर देखा तो उन्हें भाई और किशन के धुंधले चेहरे नजर आए। वैसे ही उनका भाई उनसे कहने लगा कि तुम डरो मत, हम खींच रहे हैं, सिर्फ तुम रस्सी को कस कर पकड़े रहना। जवाहरलाल जानते थे कि फिसलन के कारण यूं ऊपर खींच लेना आसान नहीं है, क्योंकि ऊपर से उनका जो भाई और किशन था वे जवाहर को खींच रहे थे, पर खींचने के कारण फिसलन इतनी होने के कारण वे भी फिसलते जा रहे थे। और ये बात जवाहरलाल बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। भाई, मैं चट्टान पर पैर जमा लूं, वह चिल्लाए। खाई की दीवारों से उनकी आवाज टकराकर दूर दूर तक गूंज गई। हल्की सी पेंग बढ़ा जवाहरलाल ने खाई की दीवार से उभरी चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया और पथरीले धरातल पर पैर जमा लिए। पैरों तले धरती के एहसास से जवाहरलाल की हिम्मत बढ़ गई। घबराना मत जवाहर, भाई की आवाज सुनाई दी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहकर जवाहरलाल मजबूती से रस्सी पकड़ एक एक कदम ऊपर की ओर बढ़ने लगे। कभी पैर फिसलता, कभी कोई हल्का फुल्का पत्थर पैरों के नीचे से सरक जाता तो वह मन ही मन कांप जाते और मजबूती से रस्सी पकड़ लेते। रस्सी से हथेलियां भी जैसे कटने लगी थी, पर जवाहरलाल ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। कुली और किशन उन्हें खींचकर बार बार ऊपर चढ़ने में मदद कर रहे थे। धीरे धीरे सरक कर उसी तरह जवाहरलाल ऊपर पहुंचे। मुड़कर ऊपर से नीचे देखा कि खाई इतनी गहरी थी कि कोई गिर जाए तो उसका पता भी न चले। शुक्र है भगवान का, भाई ने गहरी सांस ली। शाब, चोट तो नहीं आई? एक कुली ने पूछा। गर्दन हिला, कपड़े झाड़ जवाहरलाल फिर चलने को तैयार हो गए। इस हादसे से हल्का सा झटका जरूर लगा, फिर भी जोश ठंडा नहीं हुआ। वह अब भी आगे जाना चाहते थे। आगे चलकर इस तरह की गहरी और चौड़ी खाइयों की तादाद बहुत थी। खाइयां पार करने का उचित सामान भी तो नहीं था। निराश होकर जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफर अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। अमरनाथ पहुंचने का सपना तो पूरा ना हो सका, पर हिमालय की ऊंचाइयां सदा जवाहरलाल को आकर्षित करती रही। अब जवाहरलाल जो थे, जब वे
खाई में गिर पड़े तब वे बहुत डरे हुए थे। तभी उन्हें हिम्मत देने के लिए उनके भाई बहुत प्रयास कर रहे थे। उनके भाई ऊपर से उन्हें बार बार कह रहे थे, जवाहरलाल तुम रस्सी को मजबूती से पकड़कर रखना। उन्हें खाई की दीवार से उभरी चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया और पथरीले धरातल पर पैर जमा लिए। पैरों तले धरती के एहसास से जवाहरलाल की हिम्मत बढ़ गई। उन्हें ऐसा लगा कि अब मैं आसानी से ऊपर चढ़ सकता हूँ। फिर स्वयं के प्रयास और कुली एवं किशन के सहयोग से वे किसी तरह ऊपर पहुंचे। कभी कभी उनका पैर फिसलता तो कभी उनका हाथ फिसलता, पर इस तरीके से उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और किसी भी तरीके से वह ऊपर पहुंच गए। कपड़े झाड़कर और सिर हिलाकर वे फिर से चलने के लिए तैयार हुए। उन्हें कुली ने पूछा कि साहब कहीं चोट तो नहीं आई, पर वे कहने लगे नहीं, और फिर से वे चलने को तैयार हो गए, क्योंकि उनके मन में एक फिर से अमरनाथ की यात्रा का एक जोश था। लेकिन आगे गहरी और चौड़ी खाइयों की संख्या इतनी थी कि वह खाइयां पार करना इतना आसान नहीं था, और उनके पास उन खाइयों को पार करने के लिए उचित सामान भी नहीं था। इस कारण वे जवाहरलाल अमरनाथ तक का सफर अधूरा छोड़कर वापस लौटने आए। पर हिमालय की जो ऊंचाइयां थी वह सदा जवाहरलाल को आकर्षित करती रही। मतलब कि उन्होंने जो वह यात्रा पार की थी, वह यात्रा अभी भी उनके मन पर छाई हुई है। तो इस तरीके से यह पाठ जो है यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।